मैं डॉक्टर इंदिरा गोस्वामी, सह आचार्य गृह विज्ञान, महारानी सुदर्शन कॉलेज बीकानेर से। आज मैं एमए होम साइंस फाइनल ईयर के पेपर 8 एक्सटेंशन टेक्निक एंड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रसार शिक्षण विधियों में दृश्य शिक्षण सामग्री पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दृश्य शिक्षण सामग्री या विजुअल टीचिंग एड्स। दृश्य शिक्षण सामग्री से तात्पर्य है जिसे देखा जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि कानों से सुनी गई बात की अपेक्षा आँखों से देखी गई बात हमें अधिक देर तक स्मरण रहती है। दृष्टि संवेदांग या हमारे नेत्र स्मरण शक्ति को बढ़ाते हैं। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैश चार्ट, चित्र या फोटोग्राफ्स, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, मॉडल, नमूना, ये सभी दृश्य शिक्षण सामग्री के रूप में प्रसार शिक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री के रूप में जाने जाते हैं। इनके प्रयोग से शिक्षण को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि शिक्षण के दौरान यदि दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए तो सीखने की प्रक्रिया 25 से 30% तक बढ़ जाती है। यदि हम दृश्य शिक्षण सामग्री के उद्देश्य देखें तो यह सर्वप्रथम लोगों में रुचि उत्पन्न करने में, सीखने की प्रक्रिया को आसान और स्थायी बनाने में, संचार की प्रक्रिया को आसान बनाने में और लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री होती है। दृश्य शिक्षण सामग्री का चयन करते समय कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखना होता है। क्योंकि दृश्य शिक्षण सामग्री का चयन एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, काफ़ी सोच समझकर यह किया जाता है, अन्यथा इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार दृश्य शिक्षण सामग्री का चयन करते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला बिंदु है श्रोता या ऑडियंस। श्रोता कैसे हैं, वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, इन प्रश्नों को ध्यान में रख कर के ही शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। यदि श्रोता पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनके लिए प्रदर्शन विधि, प्रशिक्षण, टेलीविज़न, फ्लैश कार्ड, कठपुतली प्रदर्शन, नाटक आदि लाभकारी हैं। और यदि वे पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए हम लीफलेट, बुलेटिन बोर्ड, बुकलेट, न्यूज़पेपर और अन्य प्रिंटिंग मटेरियल भी प्रयोग में ला सकते हैं, जिनके द्वारा वो जानकारी को पढ़ करके आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा बिंदु है मीडिया। प्रसार शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर दृश्य शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हमें रसोई के उपकरणों के बारे में महिलाओं को जानकारी देनी है तो उसके लिए हमें उन मॉडल का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जिसे देख करके उसकी प्रक्रिया को समझ करके वे उनका उपयोग करना सीख सकती हैं। इसके लिए यदि रेडियो, पोस्टर, चार्ट, अखबार आदि के माध्यम से सिखाया जाता है तो वो अधिक लाभकारी नहीं होगा। इसी प्रकार से यदि किसी चीज़ के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए परिणाम प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तीसरा बिंदु है आर्थिक स्थिति। वित्त बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, अतः प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में यह 100% लागू होता है कि हमें लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही अपना
प्रसार शिक्षण का कार्यक्रम बनाना होता है और शिक्षण सामग्री का चयन करते समय भी हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि प्रसार कार्यकर्ता और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो प्रसार कार्य उतने अच्छे ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है। क्षेत्र भ्रमण, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, मेला, प्रदर्शनी, प्रशिक्षण आदि ये सभी खर्चीली विधियां होती हैं। इनमें धन की खपत बहुत ज़्यादा होती है, किंतु चित्र प्रदर्शनी, नाट्य प्रस्तुति आदि का प्रयोग करते समय हमें बहुत ज़्यादा धन जुटाना होता है। अतः इसका प्रयोग गरीब तबके के लोगों के लिए नहीं किया जा सकता। उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही यदि हम इन दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ वो भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अतः शिक्षण सामग्री का चयन करते समय आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। कम लागत में जिन शिक्षण सामग्रियों को आसानी से बनाया जा सकता है उनका प्रयोग ही निम्न आर्थिक स्तर वाले परिवारों या समुदाय के लिए उपयोगी होता है। अगला बिंदु है विद्युत आपूर्ति। विद्युत आपूर्ति या इलेक्ट्रिक सप्लाई इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जब हम प्रसार शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं या उनका चयन करते हैं, क्योंकि कई गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। यदि है भी तो निश्चित समय के लिए होती है। ऐसी स्थिति में बिजली से चलने वाले शिक्षण सामग्री या ऐसे जैसे टेलीविज़न, फिल्म शो, स्लाइड प्रदर्शन आदि का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो इन शिक्षण सामग्रियों का कोई महत्व नहीं रह जाता। किंतु ऐसी स्थिति में शिक्षण कार्य के लिए हम चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, पपेट शो, नाटक इत्यादि का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, जिनमें कि हमें विद्युत या इलेक्ट्रिक सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला बिंदु है श्रोताओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑडियंस। श्रोताओं की संख्या को ध्यान रखते हुए हमें दृश्य शिक्षण विधियों का चयन करना होता है। यदि लोगों की संख्या कम है तो हम चार्ट, पोस्टर, फ्लैश कार्ड, फोटोग्राफ, विधि प्रदर्शन के द्वारा उन्हें शिक्षित कर सकते हैं और इन शिक्षण पद्धतियों का सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। यदि लोगों की संख्या ज़्यादा है तो हमें भीड़ को संबोधित करने के लिए प्रोजेक्टर, फिल्म शो, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग करना होता है। अगला बिंदु है तकनीक या टेक्निक। वर्तमान समय में कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीफोन, मोबाइल आदि इलेक्ट्रॉनिक सूचना संयंत्र बहुत ही उपयोग में आने लगे हैं। इनकी सहायता से अल्प समय में ही सूचनाओं को संपूर्ण विश्व में दूर दूर तक प्रसारित किया जा सकता है और छोटे छोटे क्षेत्रों में जहाँ तक कि लोग नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ भी इन सूचनाओं को प्रसारित किया जा सकता है। लोग जब चाहे कहीं भी रहें इन सूचनाओं को क्षण भर में ही प्राप्त कर लेते हैं। घर बैठे विदेशों की जानकारी ले सकते हैं, परंतु इनको चलाने के लिए तकनीक प्रसार कार्यकर्ता की आवश्यकता होती है, जिसे इस संबंध में ज्ञान हो और वो विशेषज्ञ हो। यदि उसे इन्हें चलाने की तकनीक मालूम नहीं है तो वह उनका प्रयोग नहीं कर सकता है और उसके लिए वो बेकार साबित होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के पास यदि इंटरनेट है परंतु उसे चलाना नहीं आता है, प्रोजेक्टर है परंतु उसका प्रयोग वो नहीं कर सकता है, कैमरा है मगर उसे फ़ोटो खींचना नहीं आता है, तो इन शिक्षण सामग्रियों की कोई उपादेयता नहीं रह जाती है। अर्थात तकनीकी ज्ञान और विशेषज्ञता का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगला बिंदु है यातायात की सुविधा। प्रसार कार्य गांव में किया जाता है, अतः शिक्षण सामग्री हल्की और टिकाऊ होना बहुत ज़रूरी है, जिसे आसानी से ले जाया जा सके और वह आसानी से वापस लाया जा सके। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ आदि ये ऐसी सामग्री हैं जिन्हें आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोया जा सकता है, मगर प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर आदि ले जाने के लिए किसी न किसी वाहन की ज़रूरत होती है, जिसमें अतिरिक्त व्यय भी होता है।
अगला बिंदु है रुचि या इंटरेस्ट। प्रसार कार्यकर्ता को शिक्षण सामग्री तैयार करते समय स्वयं की और ग्रामीणों की रुचि को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। यदि ग्रामीणों को कठपुतली के खेल, नाटक, लोकगीत, लोक नृत्य, रामलीला आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य करना है तो वे अधिक लाभदायी सिद्ध होते हैं, क्योंकि लोगों को पारंपरिक लोक कलाओं के प्रति अधिक आसक्ति होती है। वो उन कार्यों में अधिक रुचि लेकर के उनको सुनना पसंद करते हैं और उन्हें उनके व्यवहार में उन्हें अपने जीवन में उसे अपनाने की भी चेष्टा करते हैं। अगला बिंदु है शिक्षण विधियों का सम्मिलित प्रयोग। अध्ययनों में सिद्ध हुआ है कि लोगों को शिक्षित करते समय यदि एक से अधिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए तो वे अधिक लाभप्रद होते हैं, जैसे कि विधि प्रदर्शन के साथ ही फ्लैश कार्ड, चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, प्रोजेक्टर आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। और अंतिम बिंदु है स्थानीय समस्याओं का निदान। प्रसार कार्यकर्ता जिन स्थानीय समस्याओं का निदान करना चाहता है उससे संबंधित ही शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना उनके लिए लाभकारी होता है। उन समस्याओं के निदान के लिए वह चाहे तो व्यक्तिगत संपर्क करके सुझाव दे सकता है, अर्थात अन्यथा ग्रामीणों की या लोगों की मीटिंग या सभा बुलाकर उनको दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के द्वारा भी समझाया जा सकता है। धन्यवाद।